स्वागत है आपका न्यूज़ 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। उसकी उम्र 27 बरस थी। वो शादीशुदा था। उसका भाई आंखों से माजूर है, यानी नाबीना है। बूढ़े मां बाप का सहारा दीपू पूरे परिवार का इकलौता कमाने वाला था। अपनी मेहनत से जहां वो मां बाप के बुढ़ापे का सहारा था, वहीं अपनी आने वाली अगली पीढ़ी के लिए सर्कस में काम करके हकीकी जिंदगी को सुनहरा बनाने की जद्दोजहद में उधमपुर से अनंतनाग गया हुआ था, जहां जंगलात की मंडी इलाके में सर्कस की कैंपिंग थी। उसकी आंखों में सुनहरे सपने थे, क्योंकि वो बहुत जल्द बाप बनने वाला था। उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और सर्कस की कैंपिंग थी। उधमपुर के इस दीपू ने अनंतनाग में जाकर उसी सर्कस में इसलिए काम कर रहा था वो, ताकि अपने घर, अपनी पिछली पीढ़ी, अपनी अगली पीढ़ी यानी मां बाप और आगे आने वाले सपने, अगली पीढ़ी, उसके लिए कुछ कमा सके, एक बेहतर सुनहरा भविष्य गढ़ सके। लेकिन सर्कस में काम करने वाले दीपू को कायरों ने, आतंकियों ने गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया और इस तरह टारगेट किलिंग्स की फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया। आज प्राइम टाइम में सवाल यही कि कब थमेगी टारगेट किलिंग। तो जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की जो लिस्ट है, जो फहरिस्त है या जो सिलसिला है, उसमें एक और नाम जुड़ गया। यह अलग बात है कि हर दो नाम के बीच का फासला कभी महीनों तक का है तो कभी हफ्तों का। यह फासला कभी बहुत बढ़ता नजर आता है तो लगता है सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन यह फासला कभी कम होता नजर आता है तो सवाल उठता है कि आखिर यह टारगेट किलिंग क्यों हो रही है, कब तक होती रहेगी, आखिर यह टारगेट किलिंग कब थमेगी। इस दीपू का क्या कसूर था? उसका नाबीना भाई पूछ रहा है। उसका नाबीना भाई पूछ रहा है कि हमारे भाई दीपू का क्या कसूर था? वो अकेला कमाने वाला था। अब उस नाबीने भाई की, उसके बूढ़े मां बाप की, उसकी बीवी की और आने वाली पीढ़ी जिस दुनिया में आने वाली है, क्योंकि उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, उन सब के लोगों के लिए रोजगार का, रोजी रोटी का प्रबंध कौन करेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। और इस घर के दीप यानी दीपू को, इस घर के दीप को बुझाकर उन लोगों ने जो पता नहीं किस किस नाम पर एक आंदोलन का नाम देते हैं, तहरीक का नाम देते हैं, या जो भी नाम देते हो, क्या मिला उन्हें और उन्होंने कौन सा तीर मार लिया? लेकिन सवाल यही है कि आखिर वो मर्ज है क्या, आखिर वो बीमारी है क्या, आखिर वो कारण है क्या, वो कॉज है क्या, जो लगातार ऐसी घटनाओं को करने के लिए उन्हें भी प्रेरित करता है जो दूसरों के घरों की चिरागों को बुझाते रहते हैं। हमारे साथ इस खास विषय पर आज बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ है डॉक्टर अग्निशेखर, कन्वीनर है कानून कश्मीर के। हमारे साथ हैं वरिंदर सिंह सोनू, प्रवक्ता है PDP के। हमारे साथ है मंजूर भट्ट, सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर BJP, और कर्नल SS पठानिया, डिफेंस एक्सपर्ट। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर अग्निशेखर आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल को लेकर कि हर बार जब कोई ऐसी घटना घटती है, हम या कई जगहों पर, चाहे वो टेलीविजन हो, अखबार हो, या चौराहे हो, या कोई नुक्कड़ हो, चर्चा होती है, कुछ दिनों तक बातचीत होती है, कुछ गंभीरता नजर आती है, फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। इस बार फिर एक ऐसी घटना हुई है। सवाल यह है कि आखिर उनकी पुष्टपनाही कौन कर रहा है? उनके हौसले क्यों लगातार बुलंद हैं जो बंदूक का निशाना बनाते फिर रहे हैं? ये सब हालात कब तक ठीक होंगे, हालात कब बदलेंगे, ये टारगेट किलिंग का सिलसिला कब थमेगा? जी डॉक्टर अग्निशेखर। पहले एक औपचारिक रूप से अफसोसनाक वाक़ा है ये, और हमारी सारी संवेदनाएं उस परिवार के साथ जिसका ये दीपू एक इकलौता चिराग था, और उस परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं। उसके बाद जो आपने सवाल उठाया है, इससे पहले भी हम आपके चैनल पे आते रहे, कई चैनलों पे, हर बार हम कहते हैं कब तक कब तक कब तक। यानी ये बहुत गहरा सवाल है। सवाल है कि ये थमता क्यों नहीं है। ये जो दहशतगर्द हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो क्या चाहते हैं तो हमको पता है। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि
उनका शत्रुबोध साफ है। उन्हें पता है कि हमको क्या करना है, कब करना है। हमारे दुश्मन का जो शत्रुबोध है वो क्लियर है। लेकिन अपने पास जो इंडियन स्टेट है, इंडियन स्टेट के पास शत्रुबोध में कहीं खोट है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले मेरा एप्रहेंशन आपके माध्यम से एलजी मनोज सिन्हा तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, कि जो वहां एम्प्लॉइज हैं जो यहां से मजबूर किए गए, जिनकी 9 महीने की स्ट्रगल को नहीं इग्नोर करके वापस भेजा गया जी। मुझे एप्रहेंशन है इस कम्युनिटी के एक हसास नागरिक के नाते कि उन पर चोट आ सकती है। ये संकेत है कि उनकी बारी है। वो बेचारे रिलोकेशन के लिए 9 महीने तक लड़ते रहे। आपने नहीं सुना, सरकार ने नहीं सुना, उनको भेड़ियों के मांद में वापस भेजा और वहां जाकर के आप सिक्योरिटी में रहिए, घरों में अंदर रहिए, ताकि हम लोगों को कहें कि हालात सामान्य है। इसलिए पहला मेरा पॉइंट ये है कि जो वहां एम्प्लॉइज हैं और जो दीगर माइनॉरिटी के मेंबर्स हैं, उनका मुझे खतरा, अंदेशा है कि टारगेट में आ सकते हैं। एक दूसरी बात है कि मैं एक आपको अलग एंगल से बात कहना चाहूंगा, ये क्यों लगातार जारी है। भारत सरकार का रवैया, वो कश्मीर की इस समस्या को किस पर्सपेक्टिव से देखती है। वो हमेशा इस पर्सपेक्टिव से देखती है कि वहां सेसेशनिज्म की लड़ाई है। वहां उसने कभी भी जो प्रो इंडिया है, जो नेशनलिस्ट हैं कश्मीर में, उनके एंगल से, उनकी सिक्योरिटी के एंगल से नहीं देखा है। देखा होता तो वो जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज करते। भारत सरकार जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, उसको एनेक्ट एक लॉ नहीं बनाती है। जब तक ये नहीं होगा तो ये तब तक चलता रहेगा। सब भारत सरकार को एक बार ये आपका अपना एक नजरिया है। मैं आपके नजरिए की कदर करता हूं, लेकिन मुझे इजाजत दें कि मैं तमाम मेहमानों से कम फर्स्ट रिएक्शन ले लूं और मैं फिर आपके पास लौटता हूं। आप बने रहे हमारे साथ। जी बिल्कुल, हमारे साथ कर्नल एसएस पठानिया है, डिफेंस एक्सपर्ट। कर्नल पठानिया, क्या माना जाए? ये सवाल वही है, आखिर कब तक और कब तक इस तरह से बातचीत? और ये स्थितियां, मैंने पहले ही बताया कि हर 2 जो घटनाएं हैं ऐसी टारगेट किलिंग को, उसके बीच का फासला कभी बढ़ता है कभी घटता है, लेकिन ये खत्म क्यों नहीं होता? विशाल जी, मैं आपसे थोड़ा पहले तो मैं आपको ऑब्जर्वेशन दे देता हूं एज ए फौजी जी। देखिए, कोई भी जो किलिंग होती है वो टारगेट किलिंग। आप टारगेट अपना चुन सकते हैं, वो फौज भी हो सकती है, वो सिविल भी हो सकता है, वो किसी दूसरे रिलीजन का इंसान भी हो सकता है। और वो एक, इस समय जो हम बात कर रहे हैं, ये एक कंस्पिरेसी है कि माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उसके ऊपर ये अटैक हो गया। माइनॉरिटी का मतलब है कि हमारे कश्मीरी भाई होते हैं, जब सीख जाते हैं, या बाहर का कोई यूपी बिहार का वहां पे आता है। इस केस में जैसे ये दीपक का जब बात कर रहे हैं कि वो रहने वाला था, तो अभी आपने जो सवाल पूछा है, जो बोल रहे थे, देखिए ये एक बहुत ही पेक्यूलियर सिचुएशन है। तो इसके दो बेसिकली एंगल्स हैं जी। एक है एक्सटर्नल एंगल, जिसमें पाकिस्तान पूरी तरह से मुलव्विस है, और दूसरा है इंटरनल एंगल, जिसके अंदर मैं दोनों के बारे में थोड़ी संक्षेप में आपसे बात करता हूँ जी। एक्सटर्नल एंगल ये है कि पाकिस्तान जो है वो ऐसी हरकतों से, अभी आप देखिए पाकिस्तान के समय क्या सिचुएशन चल रही है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली, मिलिटरली, दैट इज पाकिस्तान इज एंड हेडिंग फॉर सिविल वॉर। उसके बावजूद भी वो अपनी जो नापाक हरकतें हैं उससे बाज नहीं आ रहे। उनकी ISI जो है, इन्होंने क्या किया कि G20 के अंदर हमारी जो सिक्योरिटी के बंदोबस्त बहुत पुख्ता थे जी, और वहां पे जब वो कुछ नहीं पर कर पाए तो उन्होंने डेस्परेशन के अंदर एक सॉफ्ट टारगेट को चुना। अभी वो एक्सटर्नल एंगल है कि पाकिस्तान वहां से मिलिटेंट इकट्ठे करता है अलग-अलग तंजीमों से। ये आपने कहा कि डेस्परेशन में क्या क्या ये उठाया गया कदम है। मैं आपके पास आता हूं दोबारा, आपके पास कर्नल साहब थोड़ा फर्स्ट राउंड ले लो बाकी लोगों से। हमारे साथ पीडीपी के प्रवक्ता है कविता गुप्ता, माफ कीजिएगा, पीडीपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है सोनू जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि इसको हर बार इस तरह से क्यों देखा जाता है कि मतलब ये चीजें नहीं थम रही हैं, कैसे थमेंगे, क्या होगा? जब भी कुछ ऐसी घटना होती है तो कई बार कई तरह के आरोप प्रत्यारोप या उस किसी और के कंधे पर निशाना। सवाल यह कि क्या इससे जो जम्मू कश्मीर का जो एक सामाजिक जो व्यवस्था है, क्या उस पर असर नहीं पड़ता? और अगर असर पड़ता है तो समाज के अंदर से इसके खिलाफ आवाज उतनी मुखर होकर क्यों नहीं निकलती? वरिंदर जी। देखिए वैसल जी, ऐसे है कि आज हम दीपक कुमार दीपू जी की
जो कल रात को एक मिलिटेंट अटैक में उनकी जान गई है, उनकी हत्या की गई है। आज हम उस इशू पर बात कर रहे हैं। बहुत दुखद इशू है और इंसानियत को शर्मसार करने वाला, क्योंकि ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा वो गरीब आदमी था, उधमपुर के मजालता इलाके से वहां कामकाज करने के लिए गया और उसके जो बड़े भाई हैं वो भी अंधे हैं और कुछ थोड़े दिनों में कहते हैं उनके घर औलाद मतलब बच्चा पैदा होने वाला है, भगवान की तरफ से औलाद की देन थी। तो ये मैं समझता हूँ कितनी ज्यादा दुखों का पहाड़ जो है उस फैमिली पे आज वो टूट चुका है। तो सबसे पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को ये इतना बड़ा जो दुखद हादसा उनके साथ हुआ उसको सहन करने की ऊपर वाला उनको शक्ति दे। लेकिन आज अब देखिए कि आज मेरा भी मन बहुत दुखी है। पहले भी होता है, मैं कहता हूं हर जम्मू कश्मीर के नागरिक का, पूरे हिंदुस्तान के नागरिक का मन दुखी है कि भाई हम कितनी और बेटे, कितनी और हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा, कितनी को और नौजवान जाने जाएंगी, कितनी को टारगेटेड किलिंग होगी, कितने कैसे इशू पर हम चर्चा करने के लिए आपके साथ बैठेंगे। आज मन दुखी है। लेकिन एक बात इसमें जरूर है कि मेरी बात कर देने से या कह देने से या मेरी ये लफ्ज बोल देने से क्या उस परिवार की पीड़ा कम हो जाएगी? चाहे जितने मर्जी लोग उनके अगर अफसोस करने चले, चाहे जितने मर्जी पैसे उनको हम दे दें, सरकार की तरफ से मिल जाए, क्या उनका जो आदमी चला गया इस दुनिया से, जो उनका नौजवान चला गया, क्या उसकी पीड़ा कम हो पाएगी? क्या उस माँ बाप को वो बच्चा मिल पाएगा? क्या उस बीवी को अपना घरवाला मिल पाएगा? क्या बहन भाइयों को वो भाई मिल पाएगा? सो आज एक चीज बड़ी क्लियर है कि जिस तरह से मैं अभी सुन रहा था, चंद्रशेखर जी ने भी कहा भी हम कब तक, देखिए एक बात बड़ी क्लियर है। हाँ। सरकार की जिम्मेवारी है हर एक आदमी की माल और जान की हिफाजत करना। हाँ। मेरी जान की हिफाजत भी सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन एक तरफ से हम ये कहते हैं कि हमें आइए आज मिल बैठ के इस मसले के हल के लिए सोचे, इसका करना क्या है। कब तक, आपने ठीक कहा, कब तक डिबेटिंग करेंगे, कब तक एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, कब तक, मुझे बताइए। लेकिन एक बात है कि कहीं ना कहीं जाके इसके ऊपर सोचना तो पड़ेगा। बिल्कुल कि भाई इसके लिए कौन जिम्मेवार है। अगर जो जिम्मेवार है उसके खिलाफ मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में खून बह रहा है, खून की नदियां बह रही हैं, और जो हमें कहा गया कि 5 अगस्त 2019 को कि 370 सबसे बड़ी बाधा है, भाई अब तो 370 को गए हुए 3 साल हो गए, लेकिन टारगेट किलिंग आज देखिए आज कैसे पहुंच गई है, कैसे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। मैं जरा बीजेपी का रिएक्शन ले लेता हूं, सिर्फ एक ही बात, एक ही बात इसमें। जी बोलिए। जैसे चंद्रशेखर जी ने कहा कि मिनाटी कश्मीर में सेफ नहीं, अग्निशेखर को आज मुझे बताइए, जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट पैकेज की तहत वहां रखा गया था वो 9 महीने जम्मू में रहे, परेशान रहे, आज वो होटल के कमरों में बंद हैं, जो उनको घरों पर रखा गया है। तो उसकी जिम्मेवारी सरकार की है, सरकार को सोचना पड़ेगा। मंजूर भट्ट हमारे साथ सीनियर लीडर है जम्मू कश्मीर बीजेपी के। मंजूर, ये स्थितियां है, सवाल वही है, बार बार वो सवाल सामने आ जाता है। क्या पहले तो मैं आप अपना रिएक्शन दे दीजिए, फिर जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब हम ढूंढना चाहेंगे कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है, वेलफेयर स्टेट में किसकी जिम्मेदारी होती है नागरिक की सुरक्षा की। जी मंजूर। विशाल साहब, बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि सवाल वही है, लेकिन एक बात हमें यह समझनी पड़ेगी कि जब तक यहाँ की रीजनल पार्टीज सब एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी का जब तक इस टेररिज्म का बाहर निकल के प्रोटेस्ट नहीं करेगी, दोगलापन अपना यहाँ जो रीजनल पार्टीज अपना खत्म नहीं करेगी, तब तक मुझे लगता है इन जो दहशतगर्दाना ये ग्रुप है इनको एनकरेजमेंट मिलती है। मुझे लगता है थोड़ा सा अपने अल्फाज को थोड़ा ठीक ठाक इस्तेमाल करें। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि शब्दों का चुनाव अच्छे से करें ताकि मतलब किसी का सेंटिमेंटल हट ना हो, आप किसी को पर्सनल अटैक ना करें। किस तरीके से ये बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा सा कल यासीन मलिक, देखिए कल आपकी महबूबा मुफ्ती साहिबा जब एनआईए ने कोर्ट को कहा कि इसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए क्योंकि इसने भी काफी सारे यहां कत्लो गारत की है यासीन मलिक ने। कल पीडीपी महबूबा मुफ्ती साहिबा का बयान आता है कि अब उसकी जो सजा पे है उस पे सोच विचार करना चाहिए। यहां से इन्हीं की बहन ने कोर्ट में उसको आइडेंटिफाई किया कि यासीन मलिक ने मुझे अगवा किया था। यहां से इसी की बहन कह रही है कि नहीं अब उसकी सजा पे। देखिए ये एक दोगलापन है। मैं आपको सही बात है, जो कल एक हादसा हुआ, जो एक दहशतगर्दानों ने एक कायराना हरकत कर हमारे जो भाई
दीपू कुमार को जो कल बेरहमी से कत्ल किया गया, उसको हर एक सेक्शन ने यहां कंडम किया। आज बीजेपी ने प्रोटेस्ट कैंडल लाइट मार्च भी किया और हमने भी डिमांड की कि सरकार से सबसे पहले तो उनके हमने ताज़ियत इजहार किया। और एलजी साहब ये फर्स्ट राउंड हो चुका है, मैं अब सेकंड राउंड में आ रहा हूं। आपके फर्स्ट राउंड में इस घटना के बारे में आपने कहा माय सेकंड राउंड स्टार्ट्स नाउ हियर फ्रॉम, मैं सेकंड राउंड आपसे ही शुरू करता हूं। मेरा पहला सेकंड राउंड में पहला सवाल यही है, आप मुझे बताएं मंजूर कि ये कब थमेगा और इसकी रेमेडी क्या है, इलाज क्या है इसका? देखिए, सरकार अपने हिसाब से, देखिए एक बात समझनी पड़ेगी, जो यहां पर एक सबसे बड़ा हिस्टोरिकल सम्मेलन G20 का यहां पर हुआ है, इलाज क्या है इसका? देखा पाकिस्तान ने खुले तौर पे एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, जो एक सक्सेसफुल यहां सम्मेलन हुआ, पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज चला गया। लेकिन किलिंग उसके बाद हुई है, सवाल उस पर है। पाकिस्तान ने, देखिए पाकिस्तान, वही मैं कह रहा हूं कि हम सबको मिलने की कोशिश करनी है। अभी सब इस टेररिज्म को लेकर हम सबको एक बात करनी है। फारूक अब्दुल्ला कभी इस पे अलग बात करते हैं, महबूबा मुफ्ती अलग बात फारूक करती है, अब्दुल्ला तो सरकार में छोड़िए, वो पर हम आर दे इन पावर, क्या बात कर रहे हैं आप? आर दे इन पावर? नहीं जनाब, रहे हैं ना 70 साल 40 साल से, तो उन्होंने ही हुकूमत यहां की है और इन हालातों के अगर जिम्मेवार है वो तो फारूक अब्दुल्ला ही है ना, महबूबा मुफ्ती साहिबा ही है ना, जिन्होंने इन्हीं लोगों को अलगावाद को यहां पर पनपने दिया था। बीजेपी ने तो अलगावाद को कमिंग टू यू, व्हाट इज द रेमेडी, इलाज क्या है? देखिए ऐसे है कि हम जिस इशू पे बात कर रहे थे, लेकिन एक दो बातें मेरे भाई मंजूर जी ने कही हैं। भाई देखिए, कोर्ट का काम है किसको क्या सजा देनी है और क्या नहीं देनी। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये मेरा और मंसूर साहब का काम नहीं, ना भारतीय जनता पार्टी का काम है। हर एक आदमी को अपनी बात रखने की इजाजत है। जिस देश में प्रधानमंत्री के कातलों को, प्राइम मिनिस्टर साहब के कातलों को सजा माफ हो सकती है, अगर किसी ने कुछ कहा है तो पहली बात तो यह है कि ये मंसूर साहब या बीजेपी से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस या किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, ये जो टारगेट किलिंग है, इसका खात्मा कैसे होगा? कल तो एक किलिंग हो गई, यासीन मलिक ने तो अपने वक्त में हमारे एयरफोर्स के कई जवानों को यहां पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। क्या वो कत्ल नहीं आपको नजर आ रहा है? जो कल सोनू की, ये जो कल दीपू की यहां पर हत्या की गई, तो कल आप उसके कातिल को कहेंगे कि यहां प्राइम मिनिस्टर के कातिल को यहां पर सोच विचार किया जाता है, तो दीपू के कातिल को भी सोच विचार करो। क्या बता रहे हैं आप तो पक्ष रख रहे हैं, आप तो पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं यहां पर। उसका जवाब दो ना, दीपू को मारा किसने? यासीन मलिक ने कितने कत्ल किए यहां पर? चले, यासीन मलिक का तो 7 लफ्जों पे चार्जशीट हो गया, चार्जशीट फाइनल हो गया कि उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, उतना कत्ल किया। आपकी ही रुबिया सईद, आपकी ही पार्टी की महबूबा मुफ्ती जो बहन को उसने अगवा किया, तो यहां से आप कहते हैं उसको सजा मिलनी चाहिए, यहां से आप लोगों को कहते हैं आप ये दोहरी पॉलिसी, इसी के कारण ही आज हमारे जम्मू कश्मीर बर्बाद हुआ है। बात क्यों नहीं करते हो? करो ना बात उसके ऊपर। आप चैनलों पे बैठ के जिसको मर्जी, अरे आप तो कह रहे पीएम, कहां पीएम का हथियार, कहां आजकल दीपू के हथियार और यासीन मलिक के हथियार, आप क्या बता रहे हैं सोनू जी? उसके ऊपर बताओ आपकी क्या राय है? पीडीपी की दोहरी पॉलिसी है, ये समझिए आप। ठीक है, सबसे ज्यादा हमारे साथ दूसरे मेहमान भी हैं, हमें उनके पास जाना पड़ेगा। मैं माजरत चाहता हूं, चूंकि समय की थोड़ी सीमा रहती है। डॉक्टर अली शेखर, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं। आपने सुन लिया कि सियासत क्या होती है, आपको अंदाजा हो गया होगा, क्योंकि दो पॉलिटिकल पार्टी के लोग मौजूद हैं, बीजेपी पीडीपी। लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं, सवाल यही है कि इसका इलाज क्या है, हाउ टू स्टॉप दिस? देखिए, मैंने राजनीति सुनी ही नहीं, हम राजनीति भुगते हुए लोग हैं 32 साल से। ये सॉफ्ट सेपरेटिस्ट जो कश्मीर में है, उनका भी उतना ही हाथ है जितना डायरेक्ट सेपरेटिस्ट का या टेररिस्ट का है। एक मुझे लगता है कि अब ये बीजेपी के हमारे भाई बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि सबका प्रोटेस्ट कहाँ है। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी तक ये बात पहुंचे कि आप इमीडिएटली एक आरटीसी इस बात पर सब लोगों को लेकर क्यों नहीं बुलाते हो कि इसका इलाज क्या है, ताकि सारे लोग इन्वॉल्व हों, ताकि सब लोगों की। और नंबर 3 कि इस समस्या को इसके मूल वास्तविक नाम से पहचाना जाए और फिर ट्रीटमेंट किया जाए, क्योंकि सरकारें बचती रही हैं। गवर्नमेंट्स आर सर्कमवेंटिंग द कोर इशू ऑफ जो ये जहादी आतंकवाद चल रहा है, तब तक ये चलता रहेगा। एंगल बदलिए, सरकार को पॉलिसी में एक चेंज लानी पड़ेगी, उसको पर्सपेक्टिव डिफरेंट देखना पड़ेगा, जियो स्ट्रेटेजिकली आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो ये चलता रहेगा और हर बार हम निंदा करते रहेंगे, सरकार निंदा करती रहे, हम अफसोस जताते हैं। लेकिन कब तक ऐसा ना हो, इसलिए सरकार को भी तुरंत एक मीटिंग क्यों नहीं बुलाती है सरकार, एक शीर्ष मीटिंग,
इस तो पर यही बात तो वीरेंद्र सोनू भी कह रहे हैं, यही बात तो वीरेंद्र सोनू भी कह रहे हैं कि तमाम पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई जाए, बैठ के विचार विमर्श किया जाए। वीरेंद्र जी का मैं सम्मान करता हूं, हमारे गेस्ट हैं, मैं उनका विशाल जी, उनकी आप जो है ना, सोनू साहब से पूछिए, आप क्यों यासीन मलिक को कह रहे हैं कि उन्हें गोरखोश करना चाहिए? एक मिनट, वो भी तो कातिल है, उसने तो हमारे इंडियन एयरफोर्स के जवानों को मारा, इतने हमारे भाइयों को मारा, उसने इनसे सवाल पूछिए ना। तो फारूक अब्दुल्ला है। नहीं, मुझे, मैं जिस सवाल का जवाब मुझे दो ना, वो फैसला मैंने और आपने थोड़ी करना है, किसको क्या सजा देनी है? सरकार को जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। आपको नहीं बोलना चाहिए ना, फिर आप तो कातिल का पक्ष रख रहे हैं। कल दीपू का जिसने कत्ल किया वो तो इन्हीं की आइडियोलॉजी के लोग हैं ना, बात करो जो आप तो उनका भी पक्ष रख रहे हैं सोनू जी। पूछो जाके अपनी सरकार से क्यों जुड़ाए वो लोग। मेरे हिसाब से आपको डिफरेंशियाइज करना चाहिए, उन लोगों को डिफरेंशियाइज करना चाहिए जो वाकई में अलगाववादी सोच रखने वालों की जंतर मंतर पे पहलवान बैठे हैं आपकी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट के खिलाफ, उन्होंने एफआईआर किया है, उसको अरेस्ट कर लिया। कानून का ज्ञान पहले अपने घर में देखो क्या रहा है। आपकी पार्टी ने, ठीक है, आपकी पार्टी को प्रोटेस्ट करना चाहिए, की जान चली। एसएस पठानिया, आपका मैंने फर्स्ट राउंड लिया है, सेकंड राउंड के लिए मैं आपके पास नहीं आ पाया। आई रिक्वेस्ट ऑल द गेस्ट, प्लीज बी साइलेंट। कर्नल पठानिया, इसका इलाज क्या है? क्या ये तू मैं, क्या ये कि तुम जब पावर में थे तो ऐसा किया? हम सवाल ये कि भाई जो पावर था तो था, वो तो पुरानी बात हो गई, लेकिन हाउ टू काउंटर दिस नाउ? कैसे इसे पूरी तरह से रोका जा सकता है, या ये नहीं रुकने वाला है? क्या है ये स्थिति इसकी? क्यों नहीं रुक सकता? पठानिया जी, कर्नल पठानिया जी प्लीज, अग्नि शेखर जी प्लीज थोड़ा उनको बोलने का मौका दीजिए प्लीज। जी गो अहेड। बोलिए। देखिए, सिंपल सा सोल्यूशन है। मैं आपको एक माओ जेडुंग का कोट बताता हूँ, उन्होंने क्या कहा था। Insurgent is like a fish and it floats in the water which comprises of people, right? And the day you separate the fish from the water, the fish will die. Right. Very wise, profound statement. अभी हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? अगर हम एक्सटर्नल डायमेंशन और इंटरनल डायमेंशन दोनों के ऊपर तवज्जो देते हैं, क्योंकि जब तक अवाम के अंदर वो जागृति नहीं आएगी कि मिलिटेंसी जो है हमारे देश के लिए घातक है, ये मिलिटेंसी चलती रहेगी। क्योंकि अगर मछली के साथ जो पानी का इस समय वो संबंध चल रहा है, वो मछली आती है यहाँ के पानी में तैरती है, सर्वाइव करती है। एक मिलिटेंट आता है, उसको गाइड किया जाता है, उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, उसको वेपन दिए जाते हैं, उसको टारगेट दिया जाता है, उसके बाद उसको एक्सफिल्ट्रेट कराया जाता है या उसको एस्केप रूट बनाया जाता है। तो ये बगैर लोगों के पॉसिबल ही नहीं है, विदाउट पीपल सपोर्ट। OGW एंड स्लीपर सेल, दैट इज अनदर डायमेंशन। अभी आपने देखा होगा जो पिछले रजौरी में केस हुआ था, जिस तरीके से लोकल लोगों ने उनकी हेल्प की थी मिलिटेंट्स की, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। और उसके बाद आप देखेंगे कि हमने देखिए इसमें इंसर्जेंसी में होता क्या है। हमारा जो है, हमारी जो इंटेलिजेंस ग्रेड और सिक्योरिटी एजेंसी है, वो मेरे ख्याल में अभी एक यूनिफाइड कमांड के तौर पे काम नहीं कर रही है। यूनिफाइड कमांड हमारे पास है, वो कितनी फंक्शनल है आई डोंट नो। और जब तक ये सारी इंटेलिजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसी एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं आएंगी, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगी, इंटेलिजेंस ह्यूमन और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का ऑप्टिमल यूज नहीं करेंगी, और ऐसे अगर प्रावधान बनाए जाए एक्ट के अंदर दैट एनीबडी जो देश के साथ गद्दारी करता है या ऐसे मामलों में मुलव्विस पाया जाता है, उसके लिए आप सख्त से सख्त पनिशमेंट रखें, which will serve as a deterrent to the people who are thinking of getting into the militancy. ठीक है। Let me tell you one good thing, sir. अभी जो मेरी खबर है, अभी जो यंगर जनरेशन का परसेप्शन है वो बदल रहा है। यंगर जनरेशन पहले बुरहानपुर को अपना रोल मॉडल और हीरो मानती थी, अभी वो बात करते हैं अब्दुल समद या अबू मलिक की या किसी फुटबॉल प्लेयर की। सो दीज आर गुड साइंस, एंड इफ गवर्नमेंट इज हेल बेंट अपॉन इट, इट कैन बी वेरी वेरी इजीली कंट्रोल्ड। इजराइल से हम कुछ सीख सकते हैं इसके मामले में, उस कंट्री को स्टडी कीजिए वो कैसे लड़ रहे हैं। सर्टेन थिंग कैन बी रेप्लिकेटेड हियर आल्सो। ठीक है, इस पे
उस पर भी कई तरह की बातें होती हैं, वाद विवाद वहां भी है उसको लेकर के। लेकिन सवाल अब यहां पर यह रह गया है कि ये जो सिचुएशन है, अग्निशेखर जी कह रहे हैं कि हमें इंटरनल जो फैक्टर है उस पर बहुत फोकस करना होगा। उन्होंने कह रहा है कि इसको कोर इशू यानी ये जो मसला है या जो बीमारी है उसको उसके असल नाम से पहचानना होगा। वरिंदर सिंह सोनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले लेकिन मुझे मंजूर भट्ट आपका रिएक्शन चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि जो इंटरनल जो कोर इशू है उसको हमें सही तौर पे पहचानने का उसका मतलब क्या है? आप क्या समझ रहे हैं इसे? देखिए, बीजेपी ने सबसे बड़ी चीज जो इन 3 सालों में की है वो यहाँ के जो हालात है उनको कंट्रोल किया है। ये बात भी आप नजरअंदाज मत कीजिए कि आज जो ये वाकया हुआ है ये उतनी कोशिशों के बाद सफल हुआ है। आपको पता है कि होता भी नहीं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज काफी सतर्क थी। G20 से ही पाकिस्तान की पूरी कोशिश थी कि यहां का माहौल अफरा तफरी में मचे, एक मैसेज आए। लेकिन आज जो हालात, लेकिन हमने चाहा तो उसको, हमने चाहा तो रोक लिया ना, हमने चाहा तो अफरा तफरी मचने नहीं ना दिया। मेरी बात सुनिए सर, सवाल ये, हमने चाहा तो उस स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया। ये तो बात सही है ना विशाल साहब, मैं वहीं पहुंच रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं कि बीजेपी ने जो कॉज, जो रूट्स है उसको कहीं ना कहीं जड़ से पकड़ लिया है। अब इस तरीके का वाकया, ठीक है, ये हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। अब आप कहेंगे कि दिल्ली में कोई हादसा हो जाएगा तो पूरी पुलिस तो कहीं लूप होल नहीं होगा, इतनी सुरक्षा है। लूप होल्स होते हैं, उसमें सिक्योरिटी एजेंसीज को आप नहीं ठहरा सकते। लेकिन जो एक कायराना हरकत होती है, ये चोरी छुपके, मैं कहता हूं कि ये एक वो साजिश होती है, और छुपके किसी को बेगुनाह मारना, ये मैं कोई बड़ी बहादुरी नहीं समझता हूं। लेकिन अब लूप होल्स आप नहीं कह सकते, सिचुएशन कंट्रोल है, कोशिश की जा रही है। मैं कहता हूं कि आज आप खुद देखिए, G20 जैसा सम्मेलन होना इतने सक्सेसफुल तरीके से यहाँ की पूरी दुनिया में एप्रिशिएट की गई। चलिए, ओके, मैं बस अब समय कब रहेगा, मैं सिर्फ आप लोगों को फाइनल कमेंट के लिए 20 सेकंड दे सकता हूं हर एक अपने पैनलिस्ट को। अग्निशेखर जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, फाइनल कमेंट 20 सेकंड्स टू यू, डॉक्टर अग्निशेखर। कोर इशू को एड्रेस करे और सरकार स्ट्रिंजेंट एक्शन ले और कोई रहम ना करे, तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, पठानिया जी, कर्नल पठानिया, फाइनल कमेंट 20 सेकंड्स। देखिए सर, ये जो सिचुएशन है ये पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों का एक साथ में जोड़ के देखना पड़ेगा। हमें अपने अवाम के साथ अपना पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो जारी रखना चाहिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए हमारी लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो दूसरा डायमेंशन है, विच इज दैट हाउ टू मेक श्योर दैट आवर बॉर्डर्स आर फुली सिक्योर एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ इंसिडेंट, उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आप बताएं वरिंदर जी, फाइनल कमेंट। देखिए, ऐसे है कि अभी मंसूर साहब कह रहे थे कि हमने हालात को कंट्रोल कर दिया। भाई कंट्रोल कहाँ है? रोज टारगेट किलिंग है। जो मनाटी के हमारे लोग हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं, उनको कमरों में बंद करके जो एम्प्लॉई हैं, तो आप G20 करा रहे हैं। आप मुझे बताइए, जो आपने ठीक कहा, जो आपने करवाना था करवा दिया, तो इनको राम भरोसे, इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी किसकी थी? मनाटी की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार अपनी बातों से भाग नहीं सकती। आपने पहली बात तो आप ये सोचिए, जैसे कर्नल साहब ने अभी कहा है कि जो लोगों के साथ आपने मेल मिलाप बनाना है, मेन स्ट्रीम में लाना है, आपने तो हर एक कश्मीरी के ऊपर ये दब लगा दिया कि ये, जैसे अभी ये कह रहे थे कि हर एक पोलिटिकल पार्टी जो है वो मिलिटेंटों की जमात, अभी इन्होंने कहा, अब आपके चैनल पे बैठ के कहा, ये रीजनल पार्टियों को मिलिटेंट कहते हैं, तो मसले का हल कौन करेगा? जब आप लोग वजूद में भी नहीं थे, तब भी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी, वीरेंद्र जी, जब आप जब शहादत दी है इस डेमोक्रेसी को पार करने के लिए, आपको तो पता नहीं होगा, तो हमें बोलना पड़ेगा। मुझे आप बताओ ना, आप हर एक को मिलिटेंट ना देखो, मिलिटेंट आपके दफ्तरों में पनप रहे हैं। लश्कर तोयबा का मिलिटेंट तालिम हुसैन। वीरेंद्र जी, आज कश्मीर में कोई नहीं है, आज यहाँ का युवा अपना रोजगार के लिए काम कर रहा है, आज हालात बेहतर है, लेकिन आप लोगों में ऐसा कियास पैदा करते हैं, टारगेट किलिंग हो रही है और आपकी वजह से कहीं ना कहीं अफरा तफरी को एनकरेजमेंट मिलती है, बढ़ावा मिलता है, वो नौकरी पर नहीं जा सकते। हालात ठीक है, हालात तो बहुत ज्यादा ठीक है। आप मुझे बताइए, आप फिर को मुझे लगता है कि अब फाइनल कमेंट का जो समय था वो भी पूरा हो चुका है, लेकिन इस डिबेट का जो एंड है वो इसी पर होने जा रहा है और सवाल अब भी जिंदा है कि आखिर कब थमेगी टारगेट किलिंग। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का अपना कीमती समय देने के लिए। आदाब।